मंगलवार यानी 23 जुलाई को देश की नई दिशा तय होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार लगातार अपना 11वां बजट पेश करने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये मोदी सरकार का पहला बजट है। हालांकि इस बार मोदी सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां होने वाली हैं। विपक्ष के हंगामे से लेकर जनता को समझाने तक इस बजट में आपके लिए क्या होने वाला है खास, देंगे आपको पूरी डिटेल छोटी से छोटी जानकारी के साथ। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बजट को पेश करने में सरकार के सामने क्या मुश्किलें आने वाली हैं। देखिए, बजट पेश करना सरकार के लिए चुनौती तो होती ही है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है देश की। इसमें सभी को खुश करना एक मुश्किल से भरा काम है। मगर इस बार सरकार के सामने अलग तरह की चुनौती है। पहली बात यह कि इस बार इन 11 सालों में पहली बार बीजेपी अकेले के दम पर सरकार में नहीं है। दूसरी बात यह कि इस बार सहयोगी दलों का सरकार पर अलग तरह का दबाव हो सकता है। तीसरी बात यह कि जल्द ही महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सरकार पर सभी की झोली में कुछ ना कुछ डालने का दबाव होने वाला है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सीमित विकल्प के बीच सरकार किस तबके पर फोकस करे। बजट से पहले ग्रामीण से लेकर शहरी तबकों ने अपनी विश लिस्ट दे दी है। ऐसे में 23 जुलाई को पेश होने वाला बजट न सिर्फ सरकार का वित्तीय लेखा जोखा होगा, बल्कि आगे की राजनीतिक दिशा का ब्लूप्रिंट भी उससे मिलेगा। बजट पर इस बार सबसे अधिक नजर मिडिल क्लास की लगी है। वह बजट में अपने लिए राहत का पिटारा देखना चाहता है। खासकर टैक्स के मोर्चे पर सरकार के सामने रियायत देने का दबाव बहुत बढ़ गया है। 2024 लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी की सीटें कम हुई हो, लेकिन चुनाव के बाद आए आंकड़ों ने यह साबित कर दिया कि मिडिल क्लास बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़ा है। अब अगर चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर मिडिल क्लास के लोगों की बहस देखें तो उनका तर्क है कि पिछले कुछ सालों से बीजेपी ने उनका जितना सपोर्ट किया उस मुकाबले उतनी राहत नहीं दी जितनी की अपेक्षा थी। इसका अंदाजा सरकार को भी है। मगर सवाल उठता है कि इन सभी चुनौतियों के बीच सरकार ऐसा बजट पेश करती है जिससे जनता को लुभाया जा सके, तो क्या इससे इकोनॉमी पर खतरा नहीं आएगा? खैर, ये बात तो दूसरी है। उससे पहले ये बात है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद जनता को लुभाने वाले बजट के खिलाफ है। जहां तक बात है इकोनॉमी की और इनकम टैक्स की, तो इसमें एक दिलचस्प चीज देखने को मिल सकती है, क्योंकि चेंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री यानी सीटीआई ने अपनी 10 मांगों को लेकर वित्त मंत्री को पत्र भेजा है। इन 10 मांगों में से एक मांग ये भी है कि इनकम टैक्स का नाम बदलकर राष्ट्र निर्माण सहयोगी निधि रखा जाए। पत्र में कहा गया है कि अगर यह नाम रखा जाता है तो फिर इनकम टैक्स को लेकर लोगों की भावनाओं पर असर पड़ेगा और लोग जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने के लिए प्रेरित होंगे। आइए आपको जल्दी से इस पत्र में लिखे गए कुछ मांगों के बारे में बताते हैं। इस पत्र में इनकम टैक्स का ये नया नाम सुझाया गया है। इस टैक्स की लिमिट बढ़ाए जाने की मांग की गई है। कहा गया है कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा को 2,50,000 से बढ़ाकर 60 लाख कर देना चाहिए। पत्र में सस्ते दरों पर बिजनेस लोन देने की मांग की गई है। मांग की गई है कि जीएसटी की नई स्कीम का लाभ उन व्यापारियों को भी मिला जाए जो पहले ही टैक्स, ब्याज और पेनाल्टी जमा करा चुके हैं। मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम को कम करने की मांग की गई है। मांग की गई है कि इनकम टैक्स में जो भी जीएसटी की तरह हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए। जीएसटी को तर्क के आधार पर लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि आम जरूरत की बहुत सारी चीजों पर अभी भी 28% और 18% की दर से जीएसटी लगता है। आइए अब आपको आई ऑन भारत के सूत्रों से मिली अंदरूनी जानकारी देते हैं। ये जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। वित्त मंत्री केंद्रीय बजट 2024-25 में किसी भी टैक्स से पहले लोगों के लिए इनकम लिमिट को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इनकम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की मौजूदा सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है।
ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की पुरानी और नई व्यवस्था में कुछ अहम बदलाव किए जा सकते हैं। होम लोन लेने वालों को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 24B के तहत लाभ दिया जा सकता है। रसोई गैस पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जरूरत की चीजों पर सब्सिडी के जरिए महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। महिलाओं के लिए रियायती स्वास्थ्य सेवा दी जा सकती है। इस बजट में वित्त मंत्री से बचत खातों से मिलने वाले ब्याज पर आयकर छूट की मौजूदा सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए की जा सकती है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या दोगुनी की जा सकती है। ये एक बड़ा फैसला होगा। किसानों के लिए सरकार किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10 से 12,000 रुपए की जा सकती है। कृषि उत्पादों पर टैक्स की दरों को कम करने का फैसला भी हो सकता है। मनरेगा मजदूरी को 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया जा सकता है। मनरेगा मजदूरों को कृषि क्षेत्र के साथ जोड़ने का फैसला भी लिया जा सकता है। न्यू पेंशन स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है, जिसको लेकर अभी तक सरकारी कर्मचारी नाखुश हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ऊर्जा को बढ़ावा देकर रोजगार पैदा करने पर जोर होगा। अग्निवीर योजना में सैनिकों को बेहतर लाभ देने की घोषणा की जा सकती है। स्टार्टअप को फायदा पहुंचाने के लिए बेहतर नीति बनाए जाने की उम्मीद है। मेड इन इंडिया को बल देने के लिए कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर को 2030 तक $1 ट्रिलियन का बनाने के लिए जोरों से काम शुरू हो सकता है। इसके लिए स्टील, सीमेंट और ईंधन पर GST कम की जा सकती है। ये है कुछ अहम बदलाव जो इस बजट में किए जा सकते हैं, मगर इन बदलाव को करने में सरकार पर कितना दबाव है, जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। यह बजट भले ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट हो, लेकिन एनडीए सरकार का पहला साझा बजट है। इसमें सरकार के सामने जेडीयू और टीडीपी की मांगों को पूरा करने की चुनौती है। दोनों ही पार्टियों ने बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की है। अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार न होने के कारण अब तमाम संगठन सरकार को घेरने में लगे हैं। आरएसएस के सहायक संघों जैसे भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से मिलकर किसान, मजदूर, मध्य वर्ग, समाज के सभी तबकों की मांगों को रखा है। इस साल 4 बड़े राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। बजट पेश करने के दौरान इसका दबाव सरकार पर होने वाला है। मिडिल क्लास लंबे समय से सरकार के साथ खड़ा है, मगर जितनी राहत उसे मिलनी चाहिए थी उतनी राहत नहीं मिली है। साथ ही युवाओं में भी रोजगार को लेकर आक्रोश है, क्योंकि उन्हें मोदी सरकार से काफी उम्मीदें हैं। उत्तर भारत में युवाओं को सरकार का पक्का समर्थन माना जाता है, इसलिए सरकार के लिए युवाओं को साधना बड़ी चुनौती होगी। बिहार सरकार ने 9 हवाई अड्डे, 4 नई मेट्रो लाइन और 7 मेडिकल कॉलेज के साथ 200 अरब रुपए का थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए पैसा मांगा है। 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों की मरम्मत के लिए अलग से पैकेज की मांग रखी गई है। आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और अमरावती में मेट्रो रेल परियोजनाओं के साथ विजयवाड़ा से मुंबई और नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग रखी गई है। बिहार सरकार और आंध्र प्रदेश की मांग को पूरा करना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है, क्योंकि बिहार में जेडीयू और आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार है और ये दोनों ही पार्टियां एनडीए की सहयोगी दल हैं। खैर, देश की जनता की बस यही उम्मीद है कि इस बार का बजट जनता के हित में हो और विपक्ष से बस यही उम्मीद है कि किसी भी चीज का विरोध करते हुए संसद की गरिमा को ठेस न पहुंचाएं और देश की तरक्की में बाधा न बने। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।